जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ मिथुन राशि और मिथुन लग्न का जो गोचर चेंज हो रहा है राहु का, उसके बारे में। तो मिथुन राशि हो या फिर मिथुन लग्न हो, कैसे पता करेंगे आप? तो इसके लिए अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा को आप देखें, अगर वो 3 नंबर में है, यानी कि चंद्रमा जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है, और लग्न कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस जो स्टार्ट जहां से होता है वहां पर अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लग्न है वो मिथुन है। और अगर चंद्रमा 3 नंबर में है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो चंद्रमा है वो मिथुन राशि का है। मित्रों, ज्यादा राशि है नहीं, केवल 12 राशि। अगर आपको 12 राशि और उनके स्वामी के बारे में पता चल जाए तो काफी हद तक आप एटलीस्ट अपनी कुंडली जरूर देख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका जो लॉर्ड है, उसका जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है। अगर किसी के लग्न में अगर 2 नंबर लिखा है या फिर चंद्रमा में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो लग्न का जो लॉर्ड है वो शुक्र है और राशि वृषभ है। अगर 3 नंबर है तो मतलब ये हो गया कि 3 नंबर का मतलब ये हो गया कि उसका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है। और मिथुन लग्न का यानी कि जब चंद्रमा 3 नंबर में रहेंगे तो जो उसकी राशि है वो मिथुन हो जाएगी। यानी कि मेष 1 नंबर पे, मेष 2 पे, फिर इस तरीके से अब 1 से लेके 12 तक मैं आप लोगों को बतलाता हूं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी राशि कौन सी है और आपका लग्न कौन सा है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इतने से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा लग्न क्या है, मेरी राशि क्या है। और ये हमेशा याद रखना है कि हर एक नंबर का कोई ना कोई लॉर्ड होता है। जैसे कि अगर 1 नंबर है, 1 नंबर चाहे लग्न हो चाहे वो चंद्रमा राशि हो, तो हर एक नंबर का कोई ना कोई लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, जिसका उस पर बस चलता है, यानी कि उसका वो स्वामी होता है और वो अपना जो प्रभाव होता है तो उस नंबर पे उस प्लेनेट का प्रभाव होता है। जैसे कि अगर नंबर 1 है तो मंगल का प्रभाव होगा, यानी कि उसका लॉर्ड मंगल होगा, 2 का वीनस होगा, शुक्र होगा, 3 का बुध होगा, 4 का चंद्रमा होगा, 5 का सूर्य होगा, 6 का फिर बुध होगा, 7 का शुक्र होगा, 8 का मंगल होगा, 9 का बृहस्पति होगा, 10 और 11 का शनि होगा और 12 का बृहस्पति होगा। ये अगर इतना एटलीस्ट ये याद हो जाए कि किस नंबर का कौन लॉर्ड है, किस नंबर में कौन सी राशि आती है, मेरे फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, तो मेरा कौन सा लग्न बनेगा, मेरे चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो मेरी कौन सी राशि होगी। तो इस तरीके से आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को मिथुन राशि के बारे में बतला रहा हूं। मिथुन राशि यानी कि चंद्रमा 3 नंबर में, और अगर मिथुन लग्न की बात करें तो लग्न का यानी कि पहला जो हाउस है उसके अंदर 3 नंबर। तो इतना तो हमारा ये लग्न कुंडली से पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि वालों का जो अभी गोचर में क्या परिस्थिति बनी हुई है। वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है वो ये है कि शनि आपके अभी हाल में ही, यानी कि 25 जनवरी 2023 के आसपास वो आपके अष्टम राशि से निकल के नवम राशि में आए थे। पिछले 2.5 साल से तो आप काफी परेशान थे, बहुत परेशान थे। इस परेशानी का वर्णन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अष्टम भाव का शनि जो होते हैं वो बहुत खराब होता है। यानी कि अष्टम भाव में शनि दीर्घायु कारक होता है, अगोचर में भी अच्छा करता है, लेकिन वो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियां जरूर देता है। तो अभी आपको शनि महाराज जो है, चूंकि जनवरी में निकल के आ गए 11 नंबर में, नवम भाव में, तो शनि की तरफ से आप समस्या जो थी वो कम हो गई। लेकिन आपका जो राहु है, तो राहु अभी आपका कहां बैठा हुआ है, नंबर 1 में, यानी कि मेष में। यानी कि मेष हो गया आपका 11th हाउस, यानी कि बृहस्पति और मंगल अभी आपका बैठा हुआ है 11th हाउस में। अब बात ये करते हैं कि राहु और केतु के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि राहु और केतु जो होता है वो छाया ग्रह होता है, इनको मेन ग्रह में ये नहीं आते। तो चूंकि मेन ग्रह नहीं है तो छाया ग्रह है, तो इनका कुछ
स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि ये जिस राशि में रहते हैं उसके जैसे होते हैं, यानी कि इनका जो कैरेक्टर डिपेंड करता है कि वो कहां पर बैठे हुए हैं। अगर जिस राशि में ये बैठेंगे उस राशि का कैरेक्टर ले लेते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिस प्लेनेट के साथ इनकी युति होती है उसका भी कैरेक्टर ले लेते हैं। अब बात ये आती है कि राहु अभी बैठे कहां पर हैं, तो 1 नंबर में, यानी कि 1 नंबर का जो मालिक होता है वो होता है मंगल। अब जितने भी ये 9 ग्रह हैं इनकी आपस में शत्रुता भी होती है और मित्रता भी होती है। अब जैसे कि राहु की अगर हम बोलें तो शनि के साथ मित्रता है, शुक्र के साथ मित्रता है, बुध के साथ भी समता है, मित्रता है, लेकिन शत्रु कौन है? सूर्य, चंद्र और मंगल। तो राहु के 3 जो है वो घोर शत्रु हैं। अब क्या होगा कि राहु किसके साथ बैठा हुआ है? अपने शत्रु के साथ अभी आपका बैठा हुआ है पिछले 18 महीने से। हालांकि मंगल जो होता है वो आपका किसका स्वामी हो गया? आप मिथुन लग्न वालों की कुंडली में मंगल जो होता है वो 6ठे भाव का और 11th हाउस का लॉर्ड होता है। 6ठा भाव जो होता है वो शत्रु, कर्जा और बीमारी का होता है, और 6ठे से 6ठा भी 11वां होता है। तो 6ठे से 6ठा जो हो गया वो डबल शत्रु, कर्जा, बीमारी हो गया। समझ रहे हैं आप कि मंगल जो हो गया वो कितना खराब फल देने वाला है मिथुन लग्न की कुंडली में। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो मंगल आपका 6th हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड हो जाता है, जो कि जिसको कहा जाता है मार्केस ज्योतिष की भाषा में अरिष्टकारक, खराब फल देने वाला। यानी कि मंगल की जब जब दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रत्यांतर आएगा, गोचर में जब जब मंगल आगे पीछे होंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ वो समस्या जरूर देंगे। उस मंगल के साथ अभी आपका राहु, उस मंगल के घर में आपका राहु बैठा हुआ है, यानी कि राहु के अंदर में किसके गुण आ गए? अधिक गुण, मंगल के गुण आ गए। साथ ही साथ बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए, हर किसी राशि के लिए गुरु चांडाल योग बनाए हुए हैं। डिपेंड यही करता है कि किसी को वही युति ज्यादा खराब फल देती है, किसी को कम देती है, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके पीछे भी वही कारण है कि कौन सा किसका लग्न है, कौन सा किसकी राशि है। अब आपके साथ तो इतना तय है कि चूंकि राहु आपके डबल मार्केस मंगल के घर में अभी तक बैठे हुए हैं, तो राहु, और अगर जिस किसी की अभी राहु की अंतरदशा चल रही है या प्रत्यांतर चल रहा है, अगर राहु का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर इन तीनों से आप बचे हुए हैं तो भी बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी की कुंडली में अभी वर्तमान में राहु की या तो महादशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या प्रत्यांतर चल रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा संघर्ष हुआ होगा जिसकी आप ही को पता है। बस सीधी सी बात है कि ये बात आप ही को पता है कि आप कितना भी संघर्ष कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्या क्या आपके साथ समस्या हुई है अभी तक। तो एकादश भाव में 11th हाउस में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, ऊपर से उस शनि से दृष्ट है। शनि की जो 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और तीसरी दृष्टि को ध्वंसात्मक कहा जाता है, मतलब डिस्ट्रॉयड कर देता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़े, और अगर वो भाव शनि की शत्रु राशि का घर है, या फिर उस भाव के अंदर शनि का शत्रु बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से उस भाव को तो वो मटिया मेट कर देते हैं। ये निश्चित है। बस डिपेंड ये करता है कि शनि जिस तीसरी दृष्टि दे रहे हैं वो घर, वो राशि शनि का अगर शत्रु है तब, अगर शत्रु नहीं है, मित्र है, सम है, तब ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे क्या परिस्थिति बन रही है गोचर में कि शनि आपके बैठे हुए हैं 9वें भाव में, स्वराशि होकर के, बिल्कुल बलवान होकर के, और तीसरी दृष्टि कहां दे रहे हैं? 11th हाउस पर। और 11th हाउस का जो नंबर है वो है 1, और उसका जो लॉर्ड है वो है मंगल। और शनि और मंगल की शत्रुता तो आप जानते ही हैं। तो इससे क्या होगा? 11th हाउस से रिलेटेड जो मेन बात होती है, 11th हाउस धन आने का होता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं या फिर सैलरीड भी है, तो भी आपका जो धन का जो आगमन है उसमें कुछ न कुछ ये परेशानी जरूर दिए होंगे। और अभी तक आपका
ऐसी परेशानी होगी जो आपको स्वयं पता होगी धन के मामले में। उसके बाद सेवेंथ हाउस पर में राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब देखो एक चीज और है कि राहु के बारे में ये भी है कि राहु जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यानी कि जो सम संख्या है, सम संख्या के अंदर इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। अगर ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर में अगर राहु है, यानी कि स्त्री राशि में अगर राहु है, तो राहु का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, फायदा ज्यादा होता है। और राहु अनिष्ट नहीं करते, यानी कि अच्छा करते हैं। और राहु तो अकस्मात आपको करोड़पति भी बना सकते हैं, बड़ा राजनेता भी बना सकते हैं, कहां से कहां लेके जा सकते हैं। अचानक अगर कोई भी काम करवाना हो तो राहु का ही होता है। बस उसी में डिपेंड ये करता है कि राहु आपका कैसा है, किसके नक्षत्र में है। अगर वो अपने मित्र के नक्षत्र में है, या फिर राहु, इतनी सी बात है, आप अपनी कुंडली के अंदर देख लें कि आपका राहु अगर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर में है, यानी कि सम संख्या में है, तो राहु आपके लिए फायदा कारक है। अगर नहीं है तो राहु की दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यांतर में आपको नुकसान पहुंचाएगा। अभी वर्तमान में यह स्थिति है कि आपका जो राहु है वो विषम संख्या में है, विषम संख्या में है, ऊपर से मंगल के घर में है। तो राहु ने 18 महीने में कोई कसर बाकी नहीं रखी होगी। जिनकी कुंडली में राहु बिगड़ा हुआ है और जिनका लग्नेश वीक है, पूरी कुंडली के अंदर में अगर आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में, लग्नेश होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपका मजबूत है तो समझिए कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आप किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर मजबूत नहीं है तो फिर ज्यादा समस्या आती है। अब तो ये मैंने पहले पिछली बातें बतला दी आपको। अब हम बात करते हैं कि जब गोचर हो जाएगा तब क्या होगा। गोचर होगा, सीधी सी बात है, राहु रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, वो पीछे चलते रहते हैं, यानी कि इल्यूजन सा होता है। जो भी कोई प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड या फिर जिसको हम वक्री कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस प्लैनेट की सूर्य से ज्यादा दूरी हो जाती है और वो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ चल रहा है, ये इल्यूजन होता है। तो राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। वक्री होने का मतलब इनका जो है, अगर ये अभी 1 नंबर में है तो ये 12 नंबर में जाएंगे, यानी कि उल्टे जाएंगे, 2 में ना जाकर के ये 12 नंबर यानी कि मीन राशि में जाएंगे। अब आपके लिए गुड न्यूज ये है कि राहु आपका आ जाएगा 12 नंबर में, यानी कि 12 का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति आपका किसका मालिक हो गया? 10th हाउस का और 7th हाउस का। 10th हाउस जो होता है वो नौकरी का होता है, जॉब का होता है, आपका विद्या जनित यश का होता है, आपके रिजल्ट का होता है। तो राहु अगर आपके आ गए हैं 10th हाउस में, और 10th हाउस का राहु हमेशा शुभ फलदायी होता है, बहुत अच्छी स्थिति ला देता है। ऊपर से स्त्री राशि का, ऊपर से बृहस्पति के घर का। तो यानी कि अगर आप ये मानकर चलिए, आप एग्जाम अभी आप दे रहे हैं, तो अभी से लेकर के अप्रैल 2024 तक आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। आपका रिजल्ट आएगा, जॉब से रिलेटेड जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। धन के लिए भी राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी अब द्वितीय भाव पर, और 2nd हाउस में भी स्त्री राशि है, तो वहां पे भी आपको फायदा होगा। 4th हाउस जो भूमि के लिए, भवन और माता और वाहन का कारक है, उस पर भी स्त्री राशि पड़ रही है, उसमें केतु बैठे हुए हैं जो बुध के मित्र हैं, तो वहां पे भी आपको फायदा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि राहु के 10th हाउस में आने पर आपको बस फायदा होने वाला है, निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब राहु एक तो 10th हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति के घर में आ जाएंगे, स्त्री राशि में आ जाएंगे, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को फायदा होगा। वैसे भी कहा जाता है कि जो दशम का राहु होता है वो बहुत बलवान होता है, वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, कहा जाता है। तो राहु आपका 10th हाउस में आ गया है, आपको फायदा होगा। अब देवगुरु बृहस्पति कहां पर हैं? वो पीड़ित थे गुरु चांडाल योग से। बृहस्पति एक पंडित हैं, सात्विक ग्रह हैं, राहु मलिच्छ ग्रह है। तो राहु ने बृहस्पति को काफी प्रताड़ित किया हुआ था साथ रह करके। तो उससे क्या होता था कि देवगुरु बृहस्पति अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। अब बृहस्पति आपके जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि सीधी सी बात कहें तो जॉब के मालिक हैं।
10th हाउस जो होता है वो जॉब होता है, विवाह के भी मालिक हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होंगी जिनके विवाह में दिक्कत आ रही होगी, विवाह नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, विसंगतियां जो भी थी वो आपकी अब दूर हो जाएगी। राहु दशम में स्त्री राशि में आ गए हैं, अनएक्सपेक्टेड सफलता का योग बनाता है। राहु हमेशा अनएक्सपेक्टेड देता है। राहु के तो फल ऐसे मिलते हैं कि आपने एग्जाम दिया था 4 साल पहले, आप भूल चुके हैं उस एग्जाम को, एडमिट कार्ड भी खो चुके हैं, लेकिन जब राहु की दशा आ जाएगी तो पता नहीं कहां से रिजल्ट आ जाएगा और आपको अपना पुराना एडमिट कार्ड ढूंढना पड़ेगा। ऐसा होता है राहु और केतु के बारे में। ये प्रैक्टिकल बतला रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल किताब भी में तो है ही कि अनएक्सपेक्टेड सफलता देते हैं, यानी कि वहां पे आपको सफलता देंगे जहां से आप निराश हो चुके हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो यही गोचर होता है, जब गोचर चेंज होता है। वैसे भी ज्योतिष में एक बात तो सत्य है कि कभी भी एक साथ बिल्कुल समान समय नहीं रहता, ये चक्र है, चक्र चलता रहता है। तो गोचर से आदमी को हमेशा थोड़ा सा ये रहना चाहिए कि पेशेंस रखना चाहिए, और जब अच्छा समय आ रहा हो तो मेहनत भी ज्यादा करनी चाहिए। जब आपका लगे कि हमारे गोचर में अब अच्छी स्थिति आ रही है तो हमें थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत एक ऐसी चीज, हाँ, कुंडली में जब अच्छा योग लगा रहता है तो जो प्लेनेट होते हैं वो सर पे सवार हो जाते हैं, मेहनत भी करवाते हैं, खूब मेहनत करवाते हैं। और अगर कुंडली के अंदर अगर अच्छी स्थिति नहीं है तो बस वही प्लेनेट आपको दूर कर देते हैं मेहनत से। तो इसीलिए मिथुन लग्न वालों के लिए काफी अच्छा समय आ रहा है। ये हालांकि 30 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर लगभग दिसंबर तक चला जाएगा फल मिलने में, क्योंकि अलग अलग जो स्थितियां बनती हैं कि कहीं पे 30 अक्टूबर को गोचर दिखला रहा है, कहीं पे नवंबर में दिखला रहा है, यानी कि लगभग 30 दिन का प्लस माइनस चलता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि लगभग पूरा नवंबर के बाद से इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके गुरु चांडाल योग से दूर हो जाएंगे, काफी अच्छी स्थिति बनेगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, विवाह भी हो जाएगा। विवाह, संतान और पराक्रम में वृद्धि होगी, और बृहस्पति और राहु की युति टूट जाएगी। आपको इसमें अगर आपकी कुंडली में मान लिया जाए कोई प्लेनेट कमजोर है तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात कि आपका मिथुन लग्न है और मिथुन राशि है, तो आपके सबसे पहले तो बुध का जो है उपाय करना होगा। तो बुध का उपाय मैं एक नॉर्मल उपाय बतलाता हूं कि बुध के लिए जो सामान्य उपाय तो है कि बुध प्लेनेट को आप मजबूत करें। अगर आपने अपना हॉरोस्कोप दिखा रखा है तो उसको देख करके जो पन्ना होता है वो पहने। हालांकि स्टोन जब भी पहने कुंडली दिखाकर ही पहने, लेकिन सामान्य उपाय ये है कि आप बुधवार का एक उपाय कर सकते हैं कि हरी चूड़ियां आप किसी किन्नर को दान दे दें और उसके साथ कुछ पैसा दे दें, या 1 या 2 बुधवार तक करें। और बृहस्पति का जो तांत्रिक मंत्र है वो आप कर सकते हैं, और इसके साथ हनुमान चालीसा आपको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपका जो है वो नेगेटिव फल देने वाले हैं। तो उस नेगेटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कंक्लूजन अगर लें तो हम ये कह सकते हैं कि नवंबर के बाद मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के जो संघर्ष हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप जॉब की प्रतीक्षा में है तो आपको जॉब मिलेगी। अगर आपका विवाह से संबंधित अगर आप पीड़ित हैं, यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा है, कुंडली के अंदर बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से भी विवाह नहीं होता, गोचर भी उसको उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो वो सारी परिस्थितियां अब अनुकूल होने जा रही हैं। और इस तरीके से मिथुन लग्न वालों का जो नवंबर के बाद से जो है परिस्थिति काफी अनुकूल हो जाएगी। और अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, और इसके साथ ही साथ मैं अभी एक और एपिसोड बनाने वाला हूँ कि कहानी किस्मत की, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुई हैं उनके संघर्ष की कहानी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष से आगे वो बढ़े हैं, कैसे कैसे उनको किस्मत ने साथ दिया है। ये सारी बातें मैं आप लोगों के समक्ष इसी YouTube चैनल पे लाता रहूंगा, और बीच में मैं लाता भी रहता हूं। बस आप लोग इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।